अब यूएस से इंडिया तक का करीब करीब 28 घंटे की जर्नी एक वीडियो में तो नहीं आ सकती ना। तो पिछले 2 वीडियो में मैंने आपको ऑरलैंडो एयरपोर्ट और ऑरलैंडो से न्यूयॉर्क तक का सफ़र और उसके बाद न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करी वो आपको दिखाया था। इतनी लंबी लंबी लाइनें पार करके और 2-3 लाइनें जंप भी करके बहुत मुश्किल से हम लोग पहुंच पाए हैं और बस बोर्डिंग शुरू ही होने वाली है अभी। आज देखिए न्यूयॉर्क से अबू धाबी का सफ़र जो कि था करीब 12 घंटे 50 मिनट का और हमने तय किया एतिहाद एयरवेज। तो एतिहाद एयरवेज के प्लेन्स जो हैं वो वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न प्लेन्स हैं ये। तो यहाँ पे जैसे ये सिक्योरिटी सिस्टम जो बताते हैं ना कि बेल्ट और मास्क वगैरह, तो वो जैसे एयर होस्टेस बताती है डिस्प्ले करती है वो नहीं था वहाँ। यहाँ पे एक स्क्रीन जो थी हर सीट के आगे, उसमें ये इसका मूवी चल रहा था। और फ्लाइट थोड़ा डिले हो गई थी क्योंकि जैसे हम सिक्योरिटी में फंसे थे ना, लेकिन हम रिक्वेस्ट करके जल्दी जल्दी आगे आ गए। तो इसी तरह से 2 पैसेंजर और भी थे तो वो नहीं आ पाए थे, तो करीब 20 मिनट उनके लिए वेट किया, लेकिन फिर वो फाइनली नहीं आ पाए। तो अब उनके साथ क्या ही हुआ होगा अब पता नहीं। खैर 20 मिनट देरी से उड़ चले हम और नीचे देखो ये न्यूयॉर्क शहर दिखता है नीचे। जब तक नीचे दिखता रहा मैं रिकॉर्ड करती रही और उसके बाद जब हम ज़्यादा ऊंचे पहुंच गए, मतलब इस समय हम 13,500 फीट की हाइट पे पहुंच गए, तो क्लाउड्स ज़्यादा हो गए तो दिखना बंद हो गया। तो मैंने सोचा अब ज़रा ये जो ऐप होता है ना कि किस जगह है कहाँ है, इसको एक्सप्लोर करते हैं कि इसमें क्या क्या दिख रहा है। एतिहाद एयरवेज़ का ये ऐप बहुत ही हाईटेक था। मैंने आपको जापान एयरलाइंस का भी दिखाया था, बट उसके कंपैरिजन में ये बहुत ही हाईटेक था। इसमें स्क्रीन पे अर्थ और सन का रिलेटिव पोजीशन भी आ रहा था। जैसे हम अर्थ को मूव करें तो उसके रियल टाइम था बिल्कुल ये कि सूरज इस समय कहाँ है। तो अर्थ को मूव किया तो उसके साथ सन भी मूव हो रहा है और मतलब कहाँ दिन है कहाँ रात है ये हम देख सकते थे। और उसके अलावा भी अर्थ को भी हम पूरा इसमें मूव करके कि कौन सा कंट्री कहाँ है ये भी देख सकते थे। और इसके अलावा तो प्ले एयरक्राफ्ट व्यू, विंडो व्यू और मैक्का पॉइंटर। तो विंडो व्यू में देखो आप, विंडो व्यू में क्या था कि लेफ़्ट विंडो से कैसा दिख रहा है और राइट विंडो से। और ये देखो जैसे लेफ़्ट विंडो से प्रेस किया तो लेफ़्ट विंडो की तरफ से क्या दिख रहा है कहाँ पे, ये पूरा इसमें आ रहा था और नाम के सहित आ रहा था कि किस जगह क्या है। और इसी तरह से राइट विंडो पे आप क्लिक करो तो राइट विंडो से क्या दिख रहा है, वो दिख रहा था। और ये कॉकपिट व्यू है कि मतलब सामने पायलट को क्या दिख रहा है। और इसके बाद ये पायलट HUD है, मतलब कि ये पायलट को स्क्रीन पे क्या क्या दिख रहा है कि कितना ग्राउंड स्पीड है, विंड स्पीड है और टाइम टू डेस्टिनेशन, मतलब पायलट को इन्फॉर्मेशन क्या क्या इस समय मिल रही है और क्या क्या है वो सब हम भी अपनी स्क्रीन पे देख सकते थे। और इसके बाद इसमें एक था ये एयरक्राफ्ट व्यू। तो एयरक्राफ्ट व्यू का मतलब कि प्लेन को अगर हम ऊपर से देखें तो एयरप्लेन इस समय कहाँ पोजीशन पे है क्या है वो इसमें हम देख सकते थे ये। और इसके बाद अबव कैमरा था ये कि सामने से देखें कि प्लेन किधर से क्या जा रहा है वो देख सकते हैं। और फिर ये था एक चेज़ व्यू कि अगर मतलब जैसे प्लेन का पीछा करें ना, चेज़ करें ना, तो क्या व्यू दिखेगा, तो वो ये दिख रहा था इसमें। और इसके बाद था फ्लाइट इन्फो। तो इसमें तो जैसे ये तो खैर सभी उसमें होता है कि टाइम डेस्टिनेशन में कहाँ हैं और किस जगह उड़ रहे हैं इस समय हम। हाँ, फ्लाइंग क्लोज टू ये इस जगह पहली बार था, कितना ट्रैवल कर लिया, कितना एस्टिमेटेड टाइम है और कहाँ पे क्या बज रहा है, JFK में क्या बजा है, अबू धाबी में क्या बजा है, तो ये सब इसमें आ रहा था फ्लाइट इन्फो में। तो ये जो लेफ़्ट विंडो में क्या दिख रहा है और राइट विंडो में क्या दिख रहा है, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर था क्योंकि कई बार हम बैठते तो एक ही तरफ है ना, तो दूसरी तरफ क्या दिख रहा है ये हमें पता ही नहीं होता है। तो जैसे जब हम जापान एयरलाइंस में जा रहे थे तो हम राइट हैंड साइड में बैठे थे और लेफ़्ट हैंड साइड में माउंट फ्यूजी था। तो
तो वो हम नहीं देख पाए और हमें पता भी नहीं चला, बस पायलट ने अनाउंस किया तो इसलिए पता चला। तो अब आपको दिखाती हूँ कि हमारी फ़्लाइट का रूट क्या होने वाला है। तो अटलांटिक ओशन पार करके फिर यूरोप में एंटर करेंगे और यूरोप के बाद एशिया और उसके बाद हम ये पहुँच जाएंगे अबू धाबी। और इस फ्लाइट में जो मैक्सिमम एल्टीट्यूड जो हमने गेन किया वो था 11,882 मीटर, मतलब करीब करीब 12 किलोमीटर ज़मीन से। न्यूयॉर्क से उड़ के फिर हमने बॉस्टन पार किया और उसके बाद कनाडा का कुछ हिस्सा आया, ये न्यू फाउंडलैंड एरिया कहलाता है कनाडा का। और उसके बाद ये अटलांटिक ओशन को पार करके फिर हम इधर यूरोप की तरफ आए और इंग्लैंड को टच करते हुए हमने ये इंग्लिश चैनल पार किया। सेंट हेलिस से हम मेनलैंड यूरोप में एंटर हुए। उसके बाद फ्रांस, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया, बल्गारिया, ब्लैक सी, टर्की और ईरान, और उसके बाद इराक से होते हुए हम फिर पहुँचे अबू धाबी। और रात में जो लाइटें दिख रही थी वो हम बड़ी आसानी से इस ऐप की हेल्प से हम पता कर सकते थे कि ये कौन सा शहर दिख रहा है। जैसे ये लाइट जो आप देख रहे हो, तो ये जब मैंने ऐप में देखा, ये बाहर विंडो से देख रहे हैं, और इसके बाद ये ऐप में देखा तो ये फ्रांस का कैन शहर है, वहाँ की लाइट। और जब पेरिस के ऊपर से गुजर रहे थे तो बड़ा एक मज़ेदार लग रहा था। और ये मैंने पेरिस की लाइट्स भी कोशिश की है फ़ोटो लेने की, क्योंकि उस समय रात हो चुकी थी। और वही जब स्विट्ज़रलैंड के ऊपर से गुजर रहे थे तब भी ये लग रहा था कि काश दिन होता तो हम ये माउंटेन रेंज पूरा देख सकते थे। ये देखो पूरा एल्प्स माउंटेन रेंज है, दो दिख रही थी। और ये इंसब्रुक है, ये बड़ा सुंदर जगह है एक स्विट्ज़रलैंड की। तो ये सब से ऊपर से गुज़रे हम लोग, लेकिन वही रात थी तो इसकी वजह से कुछ भी दिखा नहीं। अब आपको दिखाती हूँ कि पूरी 13 घंटे की फ़्लाइट में हमें खाने को क्या मिला। तो ये हैं छोले, अच्छे से दिख रहे हैं काफ़ी। और इसके बाद पीछे वो चॉकलेट मूज़, एक ये बन, और इस डिब्बे में है चिकन करी एंड राइस। तो देखने में तो बिल्कुल अपने इंडियन टेस्ट जैसे ही अच्छा दिख रहा है। और इसके साथ मैंने लिया था ये ब्लैक टी। और ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी पैकिंग में ये है पानी, तो बड़ा स्प्रिंग वाटर देखने में अच्छा लग रहा है और टेस्ट भी बहुत अच्छा था इसका। और उसके बाद फिर हमें ब्रेकफास्ट के लिए फिर मैंने ब्लैक टी ली और बन और कुछ बर्गर जैसा था, इसके अंदर कुछ सैंडविच की फिलिंग थी। और वही पानी तो बड़ा ही अच्छा सा दिख रहा था मुझे, और कुछ ये फ्रूट क्रीम जैसा था ये। और अगले दिन दोपहर में लंच के लिए फिर हमें ये मिला एक बार और पूरा मील, बन, स्वीट डिश और वो कुछ सैलेड जैसा था, और इसके अंदर भी चिकन करी और राइस ही था, क्योंकि हमने हिंदू मील ऑर्डर किया था तो इसलिए हमें चिकन ही मिला था। और अब आपको दिखाती हूँ कि पूरी फ़्लाइट के दौरान हमने क्या क्या और सुंदर चीज़ें देखी। तो सनराइज़ और सनसेट तो फ़्लाइट से देखना हमेशा ही बहुत खूबसूरत होता है। तो ये सनराइज़ होने लग रहा था। तो और देखो ये इतना ऊपर जब हाइट से देख रहे हैं ना, तो ये अर्थ का कर्वेचर भी एक तरह से हम देख सकते हैं। तो ये सब देखना और ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ऑब्ज़र्व करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जल्दी ही पूरा सनराइज़ हो गया और रोशनी हो गई अच्छी तरह से पूरी। तो अब हम नीचे का व्यू भी अच्छी तरह से देख सकते थे। ये नीचे जो आप देख रहे हो ये है पर्शियन प्लेट्यू, मतलब डेज़र्ट जैसा एरिया भी है और पहाड़ भी हैं, पठार कहते हैं ना जिसे, तो वो है ये ईरान और इराक में बहुत है ये। तो ये बहुत क्लियर दिख रहा था ऊपर से। और अब डिसेंट शुरू हो चुका था और अबू धाबी पहुंचने में 22 मिनट बचे हैं। तो अब हमको नीचे ये देखो, शायद ये ऑयल फील्ड्स होंगे जहाँ से समुद्र के अंदर से तेल निकालते हैं ना, वो होगा शायद ये। और ये जो आप देख रहे हो इस समय ये मैंग्रोव वेजिटेशन है, और ये जो वाइट हैं ये मैन मेड आइलैंड्स हैं ये सब। और उसके बाद अब हम पहुंचने लग रहे हैं यास आइलैंड, और ये नीचे रोड जो है ये शेख जायद रोड है ये, और ये आ गया यास आइलैंड जो कि दुनिया का 2nd नंबर का सबसे बड़ा मैन मेड आइलैंड है। और ये सब जो बिल्डिंग्स दिख रही हैं ये सब यास आइलैंड की सब होटल्स वगैरह हैं बड़े बड़े यहाँ पे। और अब जो ये आप आगे देखोगे रेड कलर का ये स्ट्रक्चर, ये है फरारी वर्ल्ड थीम पार्क एक, और यहाँ पे है दुनिया का सबसे फास्टेस्ट रोलर कोस्टर जिसका नाम है रोसा फरारी। और देखो आप इसको देख भी सकते हैं, यहाँ से ही जूम करके दिखाती हूँ अभी।
तो जूम करके देखो, ये है रॉस ऑफ फरारी। और इसी यास आइलैंड पे ही यास मॉल है जो पीछे दिख रहा था, लेकिन मैंने उसको मिस कर दिया बोलने में। वो है यहाँ आबू धाबी का सबसे बड़ा मॉल। और ये देखो, आसमान से भी देख सकते हैं कि आबू धाबी लिखा हुआ है यहाँ पे। तो बहुत ही बढ़िया एक एक्सपीरियंस, बिना घूमे भी यास आइलैंड और फरारी वर्ल्ड घूम लिए। और बस इसी तरह से ऊपर आसमान से पूरा आबू धाबी घूमते घूमते और जल्दी से लैंड करने वाले हैं हम लोग। और ये देखो, नेटवर्किंग रोड्स की यहाँ पे डेजर्ट को बिल्कुल हाईटेक बना दिया है। और ये पहुँच गए हम आबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट।